Hello everyone. Now let's see the economic importance of gymnosperms. We have studied the life cycle of Cycas, and in short we have also seen the life cycle of Pinus, that is the life cycle of your gymnosperms. Gymnosperms are mainly xerophytic type of plants having what kind of adaptations, what are the sporophytes, what are the structure of sporophyte, gametophytes. We have seen that, and their fertilization will continue and it will produce zygote, and zygote is converted into seed, but naked seeds are produced. Up to that we have seen. Now let's see last part. This is the actually not given in your NCERT, but just a short bit is there because some MCQs can be seen here around this part. So what are the economic uses or importance of your gymnosperms? हमारे लिए किस तरीके से ये पैसे के हिसाब से देखें तो हमारे लिए क्या फायदे के हैं? तो सबसे पहले साइकस और पाइनस की बात कर लेते हैं। साइकस ना सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट है, मतलब आप उसको ऑर्नामेंटल बोल के आपके गार्डन्स में ग्रो कर सकते हैं, ओके। एज वेल एज इट हैज अ यूज कॉल्ड सैगो। साबूदाना आपको सभी को पता है, खिचड़ी अपन सभी खाते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैगो पाम। Sago palm, it's like a palm tree, therefore it is used to get the seeds or grains of sago that are called sago palm, therefore it is called sago palm. And that sago is edible because it has less starch comparatively, and it can be given in stomach disorders. आपको पता होगा जब आपका पेट खराब हो जाता है, लैट्रिन वगैरह लग जाते तो अपन साबूदाने का पानी वगैरह घोलकर पिलाते, बच्चे को उबाल कर पिलाते, उससे उसके लैट्रिन रुक जाते, प्लस उसको एनर्जी भी मिलती है। सो सैगो जो मिलता है आपको साइकस से मिलता है, सैगो पाम, ओके। इसी की तरह आप अगर जब पाइनस की बात करें, सो पाइनस भी आपका ऑर्नामेंटल तो है ही, ऑर्नामेंटल प्लांट है ही। उसी के साथ पाइनस के जो सीड्स रहते हैं वो चिलगोजा सीड्स, आप सभी ने देखे होंगे, कई बच्चों ने तो खाए भी होंगे, तो चिलगोजा सीड्स इससे मिलते, ओके। और चिलगोजा सीड्स का एक अच्छा सोर्स है पाइनस। पाइनस से मिलता है एक रेजिन। एक रेजिन मतलब एक पतला सा एक गम वगैरह कैसे रहता है अपने रेजिन गम्स, अपन जो प्लांट के डिंक वगैरह खाते हैं वैसा रेजिन रहता, अंबर नाम का। और वो जो अंबर एक लिक्विड जैसा निकलता प्लांट में से, उसके अंदर सेमी सॉलिड जेली जैसा लिक्विड रहता, वो ड्राई होने के बाद कड़क पत्थर जैसा बन जाता, लेकिन वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता, ऑरेंज कलर का, ऐसा आपको जो दिख रहा है। तो उसके अंदर कई बार इंसेक्ट्स प्रिजर्व करके रख सकते हैं आप, या छोटे छोटे कई बार जो फॉसिल्स मिला ले आज अपने को, ऐसे कई फॉसिल्स मिला ले इंसेक्ट्स वगैरह, मॉस्किटो वगैरह के। तो ये जो अंबर बोल के एक जेम बोल के यूज करते कुछ लोग, उसके फिर अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए, कॉस्मेटिक ज्वेलरीज बनाने के लिए ये अंबर रेजिन का यूज करते। दैट अंबर रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस, ओके। सबको ध्यान में रखा है ये, ओके। देन अगर इसके बाद बात करूं तो आपका टर्पेंटाइल ऑयल भी मिलता है इसी से। टर्पेंटाइल ऑयल एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती, जानवरों को वगैरह जनरली जो बड़े बड़े जख्म हो जाते इंजुरीज के ऊपर टर्पेंटाइन ऑयल लगाते, या फिर इसको अपन पेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। ऑयल पेंट में थिनर की कैसी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है वैसी स्मेल रहती है इसकी। टर्पेंटाइन ऑयल इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड ऑफ योर पाइनस प्लांट, ओके। ऑर्नामेंटल है तो क्रिसमस ट्री बोल के इसको ही लगाते हैं, जनरली गार्डन्स वगैरह में भी यही लगा सकते हैं, ओके। इसी तरीके से कई और भी कोनिफर्स है, जितने कोनिफर्स है उनसे आपको और टर्पेंटाइल ऑयल भी मिल सकता है, ठीक है। एक और है इफेड्रा बोलकर, एक बहुत फेमस है इफेड्रा, ओके। याद रखो ये वाला, तो एमसीक्यू आपको बहुत जगह मिलेगा। इससे एक ड्रग मिलता इफेड्रिन, इफेड्रा से मिलता इफेड्रिन। दिस इफेड्रिन इज अ यूजफुल ड्रग फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्यों काम की ये? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसको दम लगना वगैरह की शिकायत होती है, तो दो बीमारियां, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। अस्थमा में आपको दम पता होगा, छाती भर जाती, दम लगता उसको, बिकॉज यहाँ पे पूरा स्पाज्म ऑफ ट्रैकियल मसल्स हो जाते हैं, वहाँ पे पूरा स्वेलिंग आ जाती है इंटरनल, उसके वजह से सांस लेने में तकलीफ। तो ये इफेड्रिन का वो जो पंप रहता अस्थमा पेशेंट्स को, तो वो पंप के अंदर इफेड्रिन की भी यूज होता। सिमिलरली ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई, सो दैट इज ऑल्सो अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें सांस लेने में तकलीफ होंगी। इफेड्रिन वो थोड़ी सी सूजन कम कर देंगे और रास्ता खुला कर देंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक फिर से ओपन कर देंगे। सो इफेड्रिन इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम इफेड्रा व्हिच इज अ जिम्नोस्पर्म, व्हिच इज अ जिम्नोस्पर्म। इसके बाद आगे अगर अपन में तो कुछ एक और प्लांट है जूनिपेरस। जूनिपेरस जिसकी जो लकड़ी रहेंगी, तो इसकी वुड जो रहेंगी इज यूज्ड फॉर पेंसिल मेकिंग। पेंसिल्स जो एकदम सॉफ्ट वुड्स रहते, सो पेंसिल मेकिंग के लिए आप ये जूनिपेरस देखो, पेंसिल की लकड़ी बहुत सॉफ्ट रहती। सारे जिम्नोस्पर्म्स की लकड़ी सॉफ्ट रहेंगी,
Why? Because they have vascular bundles, but vascular bundles of gymnosperms, ये नोट करके रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्जिन में नोट करो. Gymnosperms consist of vascular bundles, but vascular bundles only have sieve tube cells या sieve elements and tracheids are present. These two are present, whereas they lack vessels and companion cells. Vessels and companion cells. So these are absent. What are these? So ये मैं आपको एंजियोस्पर्म्स में बताने वाला हूँ, बट अभी याद रखो जिम्नोस्पर्म्स का जो वस्कुलर बंडल रहेगा, दैट वस्कुलर बंडल इन जाइलम ट्रेचेइड्स आर एब्सेंट एंड प्रेजेंट एंड वेसल्स आर एब्सेंट, एंड इन फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म consists of only sieve tube elements and sieve elements. These are the cells that are the part of your xylem and phloem. So these cells are present but companion cells are absent. What is this? What are these? वो बाद में सब, अभी कुछ नहीं, अभी लिख के रखो बस. जिम्नोस्पर्म के जाइलम में ट्रेचेइड्स है, वेसल्स एब्सेंट है. फ्लोएम में सीव ट्यूब्स है, सीव एलिमेंट्स है, लेकिन कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है. जबकि एंजियोस्पर्म्स में ये सब रहता है, एंजियोस्पर्म्स में ये सब रहेगा. तो अभी डिफरेंस के लिए ये काम में आएगा आपको, इसके लिए नोट करके रखो. Vascular bundle of gymnosperms consist of xylem and phloem, where xylem has only tracheids, vessels are absent, and phloem has only sieve tube elements, companion cells are absent. अब ये दोनों नहीं रहने की वजह से क्या हो जाती, ये वुड थोड़ी सी सॉफ्ट वुड हो जाती, और सॉफ्ट वुड रहने की वजह से फिर वो पेंसिल या फिर सॉफ्ट टूल हैंडल्स, जो हथौड़ी वगैरह उसके हैंडल्स देखो सॉफ्ट लकड़ी से बना रहते हैं, ज्यादा हेवी नहीं रहती वो लकड़ी. सो या फिर कुछ फर्नीचर्स वगैरह सॉफ्ट वुड से बनने वाले फर्नीचर्स वगैरह, सो इनकी वुड से आप पेंसिल्स बनाओ, फर्नीचर बनाओ, प्लस कुछ है तो टूल हैंडल्स बना लो. समझ में आ रहा है? जो सॉफ्ट वुड से बनने वाली चीजें आप वो इनसे बना सकते हैं, जूनिपेरस वगैरह या फिर अदर कोनिफर्स. ओके, इसके बाद अगर और बात करूं, सो टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह होने के बाद टैक्सोल नाम का एक आपको, टैक्सस नाम का पहले एक जिम्नोस्पर्म है जिससे आपको एक एंटी कैंसरस ड्रग मिलता, टैक्सोल. इट इज एन एंटी कैंसरस ड्रग. इट इज एन एंटी कैंसरस ड्रग, मतलब इससे कैंसर की दवाई है, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होती है टैक्सोल, व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ जिम्नोस्पर्म कॉल्ड टैक्सस. ओके, प्लस केमिस्ट्री में एक नाम आएगा आपको, कैनेडा बाल्सम. 12th में काम में आएगा, अभी से याद रखो, सर को आंसर देना पड़ेगा आपको केमिस्ट्री के. कैनेडा बाल्सम, इट इज अ गम, इट इज एन एडहेसिव, चिटकाने के काम में आएगा, और ये परमानेंट स्लाइड्स बनाने के काम में आता, एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एबिस बाल्सेमी. ये जिम्नोस्पर्म से मिलता, एबिस बाल्सेमी. This gymnosperm yields a resin called Canada balsam. It is a resin which is used as adhesive, as well as it is also used in slide making. Permanent slides बनाने के लिए आपने permanent slides अगर लैब में देखे होंगे, वो चिपका देते permanent specimen उसके ऊपर. So specimen उसके ऊपर स्टिक कैसा करते? It is transparent adhesive, hence it is used for making that permanent slides, as well as for sticking the glasses. ग्लास को चिटकाने के भी काम में आता. इतना एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव रहता है कैनेडा बाल्सम नाम का, जो एबिस बाल्समी ये जिम्नोस्पर्म से आपको मिलता है. ठीक है, इसी तरीके से सेड्रस वगैरह कुछ जूनिपेरस के जैसे सेड्रस, देवदार के ट्रीज आपने हिंदी में वर्ड सुने होंगे, देवदार. इनकी लकड़ियां फर्नीचर वगैरह बनाने के काम में आती. अरे कोनिफर्स का मेनली इसीलिए यूज है कि वो फर्नीचर मेकिंग के बहुत काम में आते. घर वगैरह बनाना, लकड़ी के घर वगैरह बनाना, लकड़ी इनकी हल्की रहेंगी, लेकिन इनकी लकड़ी इतनी मजबूत रहती है जिसकी वजह से घर वगैरह, वुडन होम्स वगैरह, हाउसेस बिल्डिंग के लिए ये लकड़ी बहुत ज्यादा यूज होती है. इवन जो जापान, अमेरिका, वहां पे जो आपके अलास्का वगैरह या फिर इंडिया में भी जो आपके झोपड़ियां रहती, घर वगैरह रहते लकड़ी के, जो विलास वगैरह रहते, वहां पे फ्लोरिंग जो करे रहती लकड़ी की फ्लोरिंग, वो भी कई बार जो रहती है वो ये लकड़ी से किया रहती, क्योंकि ये लकड़ी हल्की रहने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रहती. ओके, सो इसलिए सेड्रस, जूनिपेरस, दीज आर द कोनिफर्स, देयर वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, फ्लोरिंग एटसेट्रा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ योर जिम्नोस्पर्म्स. ओके, इसके अलावा और बहुत सारे मिलेंगे, बट दिस इज इनफ. एक्चुअली दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट यू हैव टू डू दिस. सिंपल है, नाम ही है बस. कुछ साइकस फाइनस तो पता ही है, 2-3 इफेड्रा वगैरह इंपॉर्टेंट है, जूनिपेरस वगैरह बाकी के, और
कैनरा बाल्सम 12th में आने वाला है, सो अभी कर लो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द लास्ट डिवीजन, दैट इज योर एंजियोस्पर्म्स। What are angiosperms? Just like your gymnosperms, break the word into two parts. First of all, angiosperms are the plants which we see in our daily life around us. आप जो आजू-बाजू देख रहे हैं, आम, जाम, गुलाब, रोजेस और कोई भी फ्लावर, सनफ्लावर वगैरह ले लो, नीम, तुलसी, जितने भी आपके आसपास जो प्लांट्स देख रहे हैं आप, ये सारे क्या है? These are all angiosperms. Today's era is the era of angiosperms. आज का जो जमाना है वो angiosperms का है, and they are dominant all around the earth. वो बहुत जगह फैले हुए हैं। इन्होंने खुद को इतना अच्छा डेवलप किया है, खुद के पास इतने अच्छे मैकेनिज्म्स बना लिए, जिसकी वजह से आज ये दुनिया के सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग और सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सबसे ज्यादा फैले हुए ऐसे प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स, अलगी की बात करें तो अलगी पानी में रहती तो उसका रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ रहेगा पानी या फिर पानी के आसपास की जगह पर या मॉइस्चर वाली जगह पर, और ब्रायोफाइट्स भी वहीं पर, टेरिडोफाइट्स भी थोड़ा सा आसपास वहीं पे, कुछ टेरिडोफाइट्स थोड़े से सूखी जगह पर भी आ सकते हैं, बट दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन एंड हेंस दे जनरली ग्रो अराउंड द वाटरी एरियाज। जिम्नोस्पर्म्स ने थोड़ा सा दुनिया पे राज करे, लेकिन टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह बदलते गई, उनके सीड्स वगैरह डिस्पर्सल वगैरह में कुछ मुश्किलें आई, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को एक रेस्ट्रिक्टेड जगह पर ही जिम्नोस्पर्म्स भी ग्रो हो सकते हैं। और आज का जो समय है जिसमें एंजियोस्पर्म्स आपको सब जगह दिखाई देते हैं, एंजियोस्पर्म्स ने दुनिया पर आज राज करने का कारण यही है कि उनके पास सीड्स है और सीड्स उनके फ्रूट में आते हैं। फ्रूट की मदद से वो सीड्स को दूर तक फैला सकते हैं, चाहे उसको कोई एनिमल खा लेगा या फिर फ्रूट उड़ाकर हल्के से फ्रूट बनाते जिनके अंदर सीड्स बैठेगा और दूर तक जाके गिरेगा। एक प्रकार से प्रोटेक्शन भी मिलेगा और डिस्पर्सल में भी मदद होगी। तो एंजियोस्पर्म्स ने खुद को इतना इवॉल्व कर लिया कि ना सिर्फ वो पानी के अंदर, जमीन पे, जीरोफाइटिक कंडीशन, स्नो कंडीशंस, इवन ऑन अदर प्लांट्स दैट इज एपिफाइटिक कंडीशन, कई जगह पे आज ये अपने को दिखाई देते। सो इसीलिए दुनिया में आज सबसे ज्यादा मिलने वाले प्लांट्स आपके एंजियोस्पर्म्स है, और हम उनके बारे में देख रहे हैं। आपको जिनके बारे में ज्यादा पता है वो है आपके एंजियोस्पर्म्स। इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे अलगी से ब्रायोफाइट बने, टेरिडोफाइट्स बने, जिम्नोस्पर्म्स बने, और पूरा इवोल्यूशन का कुछ अच्छी चीजें चुन के इन्होंने खुद में जमा कर लिए और आज ये परफेक्ट प्लांट डिवीजन बन के अपने सामने है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स। Angiosperms are nothing but break down the word into two, angios and sperma. So angios means closed and sperma means seeds. Sperma means seeds. Since you are my student, तो आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ। आप जब भी इंटरव्यू को जाएंगे, किसी फॉर एग्जांपल कोई बॉटनिस्ट बन गया और या फिर किसी ने कुछ इस तरीके की कहीं अप्लाई किया जॉब के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह, सो वहां पे आपको सबसे पहले डिफरेंस पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जिम्नोस्पर्म और व्हाट डू यू मीन बाय एंजियोस्पर्म। तो तुम्हारे दिमाग में पहला आता है, सर जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। यस, दिस इज अ डिफरेंस, बट जिम्नोस्पर्म्स में भी फ्लावर आते हैं, उनके फ्लावर में कुछ कमियां है, लेकिन उनके पास फ्लावर नाम की चीज तो है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्लावर तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, आपको उनके नाम को फोड़ के बताना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाते हो तो आपको प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का डिफरेंस अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है तो आप उसके वर्ड टू वर्ड डिफरेंस को, मीनिंग को एक्सप्लेन कर दो, वो बंदा समझ जाएगा कि दिस पर्सन हैज अ बेसिक नॉलेज ऑफ बॉटनी। तो प्लीज मेरे सुनो, ये काम की चीज बता रहा हूं। जिम्नोस्पर्म का मीनिंग किसी ने पूछा तो नेकेड सीड्स, सीड्स आर नेकेड। Here seeds are closed or enclosed within fruits. This is the major difference among gymnosperms and angiosperms. मेल गैमेट कैसा है, फीमेल गैमेट कैसा है, लीव्स है क्या नहीं है, रूट्स है क्या नहीं, ये बातें डिफरेंस मैटर नहीं करती। दे आर देयर, है सभी के पास रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, उनके हैबिटेट अलग होगा, कुछ होगा, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? द बेसिक डिफरेंस लाइज इन देयर नेम, उनके नाम में डिफरेंस है। एंजियोस मीन्स क्लोज्ड, okay, and sperma means seeds. So seeds are enclosed here, they are not open or exposed, they are enclosed within fruits. This is the main difference in among angiosperms and gymnosperms. So they have seeds enclosed within fruits, and you know that आपको gymnosperms से बताया था, seeds develop from ovules and ovules are therefore enclosed within ovary, and that ovary develops into fruit. After fertilization, ovules develop into seeds and ovary develops into fruit. Correct? तो ये आपको डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे अगर सीड बन रहे
तो जरूर ओव्यूल्स होंगे, और यहाँ पे फ्रूट बन रहा है मतलब जरूर यहाँ पे ओवरी या फिर वॉल ऑफ ओवरी प्रेजेंट होंगी, विच डेवलप्स, ग्रोज एंड एक्यूमुलेट्स, स्टोर्स फूड एंड बिकम्स अ फ्रूट। ओके, सो यहाँ पे फ्रूट है मतलब ओवरी है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी इज एब्सेंट, जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी इज एब्सेंट, राइट। यहाँ पे ओवरी इज प्रेजेंट, पहला पॉइंट समझा। दूसरी अगर बात कर लूं यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स का, अभी जो बता रहा था, सो वस्कुलर बंडल्स, हियर आल्सो बंडल्स आर प्रेजेंट, बट vascular bundles they consist of xylem and phloem, they consist of xylem and phloem, sorry, xylem and phloem are present. Xylem consists of all four elements, that is your four elements are tracheids या tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma, as well as phloem consists of sieve tubes, companion cells, sieve tubes, companion cells, xylem sclerenchyma, xylem parenchyma और xylem fibers and xylem parenchyma। अब वो दोनों तो ठीक है जाने, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैकेट्स, वेसल्स, इनका होना, sieve tubes और companion cells का। अब आपके सामने मैं xylem की शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ये सारा डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर नंबर 6 में आपको बताने ही वाला हूँ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो वहां पर आपको दिखेगा xylem इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड phloem इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू। xylem का काम वाटर एंड मिनरल्स लेकर जाना फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स, एंड phloem का काम फूड कंडक्शन, दैट इज ग्लूकोज शुगर कंडक्शन फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट। ओके, xylem विल हैव फॉलोइंग एलिमेंट्स, ट्रैकेइड्स, कैसे एकदम धागे जैसे दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर्स, प्लस वेसल्स, सिलेंड्रिकल कुछ गोल गोल दिख रहे हैं क्या सेल्स, दीज आर द सेल्स ऑफ xylem। These cells are involved in conduction, इनके अंदर पानी भरेगा और वो पानी फिर वो सेल टू सेल जाएगा ऑस्मोसिस से, ओके, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये ट्यूब एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, सो ऐसे ट्रैकेट्स बोल के अलग स्ट्रक्चर रहता है, इनका क्लोज रहते, वेसल्स के दोनों मुंह ओपन रहते, ओके। आपको फोटो दिख रही है, आपने को डिटेल में स्ट्रक्चर में नहीं जाना है, बट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस यहाँ पर। एज वेल एज phloem में आपको sieve tubes देखेंगे which are actually enucleated when they are mature, and companion cells are the cells that control your sieve tube elements and they add sugar into these sieve tube cells। वो शुगर ऐड करते हैं, शुगर फिर भर जाती, एक sieve tube में शुगर भर जाएंगी तो वो ऊपर ढकेलेगा, वो कंपेनियन सेल उसको ऑर्डर देगा आगे ढकेलेंगे तो ऊपर जाएंगी शुगर, ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी जहां भी ट्रांसपोर्ट करना है। सो कंपेनियन सेल्स विल एक्चुअली कंट्रोल योर sieve tube cells and they will help in conduction of your sugars or food, ओके। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ ट्रैकेट्स प्रेजेंट है, वेसल्स एब्सेंट रहते, और phloem में sieve tubes प्रेजेंट रहते, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहते इन जिम्नोस्पर्म्स। जस्ट नाउ आई हैव सेड दैट, तो एक बार फिर से नोट कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन के बाद कई सारे चेंजेस आ गए और इन प्लांट्स ने क्या सोचे, sieve tubes अकेले काम नहीं कर सकते, उनके साथ में अपन कंपेनियन सेल्स भी लाने चाहिए। एज वेल एज xylem के साथ ट्रैकेट्स अकेले पड़ रहे तो वेसल्स भी ले लेते, वेसल्स भी कुछ हेल्प करेंगे। ये दोनों थोड़े थोड़े अलग काम करते हैं, बट ओवरऑल वाटर और फूड कंडक्शन के लिए ये चार एलिमेंट्स काम में आते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे हैव वस्कुलर बंडल्स कंसिस्टिंग ऑफ xylem, phloem, having tracheids, vessel in xylem and sieve tubes and companion cells in your phloem, okay। So this is the differentiating point between xylem, angiosperm and gymnosperm. So these are the 2 points that should be written when you are distinguishing between angiosperms and gymnosperms, okay। Now let's see the habitat of your angiosperms। So habitat they are found around all habitats, सब जगह मिलेंगे, ना सिर्फ वो एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल भी है, प्लस कुछ स्नोई लैंड पे भी आते हैं, कुछ है तो दूसरे प्लांट्स पे भी ग्रो होते हैं, मतलब एपिफाइटिक भी है, तो वो दुनिया के हर जगह हर कोने में आपको मिलेंगे। जैसे कि एक्वाटिक में कई सारे रहेंगे जिसमें आपका आएगा हाइड्रिला, नॉट हाइड्रा, हाइड्रिला, ज़ूस्टेरा, वैलिस्नेरिया, ये पानी के अंदर, लोटस, बेस्ट एग्जांपल लोटस, कमल, राइट। इसी तरीके से टेरेस्ट्रियल पे तो मैंगो, नीम एटसेट्रा, जितने भी ट्रीज आपके आसपास दिख रहे हैं आपको, दे आर योर एंजियोस्पर्म्स टेरेस्ट्रियल, ओके। सो मैंगो, नीम एटसेट्रा। स्नोई एरियाज में आने वाले भी कई सारे एंजियोस्पर्म्स से नाम लेते बैठने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट अपनी जरूरत ही नहीं उसकी। इसी तरीके से एपिफाइटिक में क्या रहेंगे, जो ऑर्किड्स रहते हैं आपके, ऑर्किड्स जो दूसरे प्लांट्स पे आने वाले, प्लांट्स आपको फोटोज पे आ रही है, ये दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होने वाले जस्ट फॉर दिस सपोर्ट, नॉट दे आर नॉट पैरासाइटिक प्लांट्स, what are parasites, they take nutrition from others, they are parasites।
orchids don't take nutrition from the main host plant, they just take the help of that plant so that it gets support and it can easily reach take up sunlight from the upper part. जमीन पे ये ग्रो नहीं हो पाते, वो दूसरे झाड़ के ऊपर ग्रो होते हैं और उसकी सिर्फ सपोर्ट लेंगे. ओके, ऑर्किड्स. सो दीज आर योर एंजियोस्पर्म्स. ओके, टेरेस्ट्रियल वगैरह होने के बाद इनके सब ये डिस्क्रिप्शन के बाद बात आती उनके अंदर के उनके टाइप्स वगैरह आपको जो दिए हुए आपको एनसीईआरटी वगैरह के अंदर. प्लस उसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैबिटेट के बाद. मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ योर एंजियोस्पर्म्स इज द फ्लावर. सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कोई होगा अगर यहाँ पर तो वो है फ्लावर. आज आपको इसकी फ्लावर का स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ. ओके, वैसे अपने को देखना ही है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, बट फिर भी फ्लावर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. और इसके अंदर फिर आपको लाइफ साइकिल थोड़ी सी समझने में हेल्प होंगी. देयरफॉर जस्ट टेक अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. सो आपके पास फ्लावर, आई थिंक आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया होगा फ्लावर का स्ट्रक्चर. सो फ्लावर इज द reproductive organ. It is the most striking feature of angiosperms, because these flowers they possess reproductive organs. उनके अंदर क्या है? reproductive organ है और sex organs है फ्लावर के अंदर. Okay, what is flower? It is a highly modified and reduced shoot. It is the part of stem. But it has various other structures such as thalamus, then your calyx. Then thalamus is also having various whorls like corolla. आपने सभी ने कोई भी एक फ्लावर देखा ही होगा, उसके अंदर है. प्लस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एंड्रोशियम एंड female reproductive structures called gynoecium. Female reproductive structure is called gynoecium. Okay, these are the parts of a typical flower. What are the parts? Calyx made up of sepals, green color के रहते हैं. Okay, इसी तरीके से corolla made up of petals, पंखुड़िया जिसको बोलते हैं अपन, फूल की पाकड़िया वगैरह मराठी में बोलते हैं, राइट. इसी तरीके से मेल सेक्स ऑर्गन्स को बोलने का एंड्रोशियम जो बना रहता स्टैमेंस से, और दूसरा रहता गायनोशियम विच इज मेड अप ऑफ योर कार्पेल्स और पिस्टिल्स. पानी देखते रहता हमेशा क्या बना. एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, these are the male part and this is the male sex organ, and gynoecium is the female sex organ. Okay, so these are the parts of a typical flower: calyx, corolla, androecium, gynoecium. Okay. Calyx and corolla, they are accessory whorls or secondary whorls. मतलब क्या है, वो important नहीं है, just they are important for attracting the insect and protection. Generally corolla is colored, पाकड़ा कलर की रहती है, फ्लावर के आपने रोज वगैरह देख सकते हैं. अब ये जो एंड्रोशियम है और गायनोशियम है, ये क्या रहते हैं, तो आपको एक हिंट दे दे रहा, याद रखो. जैसे आपके जिम्नोस्पर्म्स में क्या था, मेल कोन और फीमेल कोन याद होगा आपको, मेल कोन एंड फीमेल कोन. तो जो मेल कोन रहता वो मेल कोन ही इवॉल्व होकर एंड्रोशियम बन गया और फीमेल कोन इवॉल्व होकर गायनोशियम बन गया. क्या लॉजिक है, समझ में आ रहा है? मेरा दिमाग सुनो. एंड्रोशियम, द मेल कोन इन एंजियोस्पर्म्स माइट हैव इवॉल्व्ड इनटू स्टैमेन. इसको स्टैमेन में तैयार होगा, कन्वर्ट होगा एकदम पतले से स्टैमेन में. ओके, एंड फीमेल कोन ऑफ योर जिम्नोस्पर्म्स, फीमेल कोन कैसा था, उसको एक काड़ी थी, इधर से पत्ती जैसा रहता और फिर इधर से उसके नेकेड ओवल्स आते उसको, ठीक है, और पत्तियां इसके आजू बाजू कवर करती. सो ये जो नेकेड रहता है ये पूरा, सो इसका ही कन्वर्जन बाद में आपके पिस्टिल या फिर गायनोशियम में हो गया होगा, और यहाँ पे फिर अंदर ओवल्स रहते. ओके, ये एक अच्छा लॉजिक है. क्यों? क्योंकि इससे आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको ध्यान में रहता कि सर आपने बताए थे जो मेल कोन रहता एक प्रकार से मेल कोन और फीमेल कोन ये फ्लावर ही है, ये जिम्नोस्पर्म्स के फ्लावर है.
लेकिन उनके फ्लावर में अपने जो फ्लावर्स रहते उसमें कैलिक्स, करोला ये चीजें रहती, उन्होंने कैलिक्स करोला बनाया नहीं, उन्होंने सोचा कि सेक्स ऑर्गन्स पे ही फोकस रखते। सो उन्होंने क्या किए, माइक्रोस्पोरोफिल्स दे कवर माइक्रोस्पोरेंजिया व्हिच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। सिमिलरली मेगास्पोरोफिल्स दे कवर मेगास्पोरेंजिया व्हिच प्रोड्यूस मेगास्पोर्स। बराबर है। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन पे ज्यादा फोकस था जिम्नोस्पर्म्स का, लेकिन एंजियोस्पर्म्स ने क्या सोचे, सेक्स ऑर्गन्स मतलब गैमेट्स, गैमेट्स को यहाँ से वहां पे उड़ा के लेकर जाना, गैमेट्स को कैरी कैसा करना, पोलन ग्रेन्स को हवा की मदद से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो रहा था। सो हवा के साथ साथ इंसेक्ट्स को भी काम पे लगाने के लिए इन लोगों ने क्या करे, कैलिक्स और करोला बनाए। कैलिक्स की वजह से प्रोटेक्शन मिला था, करोला की वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो रहे थे। जब इंसेक्ट्स यहाँ पे आ रहे थे तो इंसेक्ट्स को खाने के लिए कुछ देना चाहिए बोले, तो इंसेक्ट्स को खाने के लिए देने के लिए ओवरी वगैरह यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड्स तैयार कर लिए इन्होंने, और वो नेक्टर खाने के लिए फिर इंसेक्ट्स आते। इंसेक्ट्स फिर जब आएंगे यहाँ बैठेंगे तो यहाँ के मेल गैमेट्स यहाँ फीमेल गैमेट तक पहुंचाने में आपको पॉलिनेशन में हेल्प करें। ये सोच के साथ मेल कोन का कन्वर्जन फीमेल स्टैमेंस में होगा एंड्रोशियम में, और फीमेल कोन का कन्वर्जन कार्पेल्स या पिस्टल्स में होगा। एक लॉजिक याद रखो, इसके अंदर के डिटेल पॉइंट्स 12th में आपको बताऊंगा कैसे क्या, लेकिन बस इतना याद रखो कि मेल कोन ऑफ योर जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट्स मेल फ्लावर एंड फीमेल कोन रिप्रेजेंट्स फीमेल फ्लावर। सो इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, दे डू प्रोड्यूस फ्लावर्स बट देयर फ्लावर इज नथिंग बट अ कोन शेप्ड फ्लावर। ओके, हम जिसको फ्लावर बोलते हैं, ऐसा एक ट्रू फ्लावर किसको बोल सकते हैं, दैट इज प्रेजेंट ओनली in your angiosperms, because a true flower should have 4 whorls, a complete flower should have 4 whorls, calyx, corolla, androecium and gynoecium. Here only you can see male part and female part in these cones, therefore these are not actually true flowers, they are just flowers but cone shaped structures are. Okay, so अगर ये कंपैरिजन हो गया तो इसके बाद अगर एंड्रोशियम और गायनोशियम की बात कर ले, so एंड्रोशियम में एंथर रहेंगे, these are the anther lobes which produce microsporangia, which consist of small sac-like structure just like your gymnosperms. Microspores, they cover your microsporangia which produce your male gametes, microspores that are we called it as pollen grains. So यहाँ पे भी क्या है, एंथर है, एंथर के अंदर क्या है, sac-like structures, this is anther, anther consists of sac-like structures, microsporangia, 2 to 4 microsporangia are present, and that microsporangia will consist of your microspore mother cells, बाकी का सेम है, microspore mother cells, and that mother cells will undergo meiosis to produce your microspores. We call them as pollen grains. We call them as pollen. एक मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स तैयार होंगे. Okay, tetrad again similar to your gymnosperms. Pollen grains are the microspores. Okay, this is about your anther. Then it is this connective, and this is the filament of anther, a long filament. This is the filament here. So this is your androecium. What is gynoecium? So gynoecium consists of 3 parts known as stigma, style, and ovary. Stigma, style, a long style, and this is ovary. Okay, ovary encloses 1 to many, मतलब एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते, ovules. 1 to many ovules are present here. Okay, so these are the ovules. Okay, we are not going to study the structures of ovary, anther, etc. in detail. We'll see that in 12th standard. आपको 12th के लिए रखने वाला हूँ, लेकिन ovules यहाँ present है, and ovules are covered by integuments just like your gymnosperms, as well as they consist of 7-celled 8 nucleate structure. 7-celled 8 nucleate structure. आज अपने को यहाँ तक ही देखना है, इसके आगे लाइफ साइकिल कैसे होती है बाद में, बस आज स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. फ्लावर क्या रहता है, उसके अंदर के वर्ल्ड समझ में आ गए. ओके, उसमें एंड्रोशियम में एंथर है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया समझ में आए, मतलब खाली जगह है, सैक से छोटे छोटे, जिसमें पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं मदर सेल्स में मियोसिस होकर. एक मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स. यहाँ तक याद रखो, पोलन ग्रेन से आगे मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता हो बाद में, बट पोलन ग्रेन्स तक का याद रखो. ओके, इसी तरीके से
गायनोशियम में एक सिंगल या फिर मल्टीपल कार्पेल्स या फिर पिस्टिल रहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर को बोलने का कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल और पिस्टिल। ओके, दिस पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा इज अ प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर विच रिसीव्स पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरेंगे और उसके बाद क्या होगा बाद में। स्टिग्मा, स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज हॉलो इंटरनली, अंदर से खाली है, and your pollen grain will carry male gametes through style up to ovules. Ovules are the structures present in the ovary. Okay, ovary. Then ovules have outer coverings known as integuments and it consists of internally 7-celled 8 nucleate structure. मतलब क्या, यहाँ पे 7 सेल्स है, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 7वीं सेल। सेल्स कितने हैं? 7, लेकिन न्यूक्लियस कितने? 8। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट्स निकाला मतलब 6 न्यूक्लियस हो गए। लेकिन मैं 8 न्यूक्लियस कैसे बना रहा हूं? देखो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है बीच वाली सेल में, इसमें 2 न्यूक्लियस है, दैट इज कॉल्ड अ डिप्लॉइड सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ 7-celled 8 nucleate structure. 7 cells are present and 8 nuclei, where a largest cell here is called your egg cell or female gamete. Egg cell or female gamete. So ovule represents your female gametophyte having 7-celled 8 nucleate structure, very unique one. This is only found in your angiosperms, most of the angiosperms. So this consists of a single large egg cell which is haploid and other cells antipodal, central, secondary nucleus and your synergids etc. So these are the structures that are present in the ovule. अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, मैं लाइफ साइकिल नहीं बता रहा हूँ अभी। लाइफ साइकिल वाला पार्ट वी विल सी दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड इन दैट आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। ओके, सो यहाँ तक आपका ठीक है। एंजियोस्पर्म्स वगैरह, फ्लावर का स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो, बस आपको जो हुआ है 11th में आपको फिर से रहेगा, 12th में रहेगा फिर से कुछ बातें, और ये शॉर्ट में थोड़ा सा डिटेल से है। Okay, so that's all about your gymnosperms, their economic importance and half life cycle of your introductory part of your angiosperms. We will see the life cycle, their types etc. in our next lecture.